नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत हम जीएस जो है पेपर 4 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए 12 अंक का प्रश्न है और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है। और मेरा PYQ कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कम से कम आप जाने कि प्रश्न आता कैसे है। हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रीलिम्स के बच्चे हों या मेंस के बच्चे हों, जब वो तैयारी करें तो सबसे पहले तो सिलेबस को देखें, उसके बाद फिर PYQ देखें। क्योंकि जब तक वो PYQ पे नहीं काम करेंगे तब तक सही मायने में वो अपनी तैयारी को एक सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन रहे हैं, मेंस में कैसे प्रश्न बन रहे हैं। फिर अगर वो कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उनको कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि आपकी परीक्षा में अब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया है, इस जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है, जहाँ बहुत सी तकनीकी चीज़ें उपलब्ध हैं। चैट GPT हुआ, अभी तो चीन वालों का भी आ गया है। तो इतनी सारी सूचनाएं आपके पास हैं, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब आपके जेहन में PYQ होगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं आज का प्रश्न। वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हर बार की तरह जो है एक संक्षिप्त भूमिका लिखिए, छोटी सी। और देखिए भूमिका ऐसी हो कि जो भी आपका की पॉइंट हो उसी के बारे में थोड़ा सा आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब परिचय दे दीजिए उसका। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भूमिका में ही वो निष्कर्ष लिखने लगते हैं। वो अप्रोच बहुत गंदा है, मैं बार बार मना करता हूँ वो मत लिखिए, उससे एग्जामिनर चिढ़ता है और आपका अंक काट लेगा। तो भारतीय प्रशासनिक संरचना ब्यूरोक्रेसी मॉडल पर आधारित है, जो वर्तमान समय का सबसे दक्ष एवं मितव्ययी संगठन का जो है वो प्रारूप है। इसके तहत प्राधिकारियों को कुछ प्राधिकार दिए जाते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन इनके दायरे में रहते हुए निष्पक्षता पूर्वक जो है वो करें। मतलब आप यहाँ जो बता रहे हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो वर्तमान समय में सबसे दक्ष और मितव्ययी है। क्योंकि हमारे सामने हमने इस मॉडल को इसलिए भी अपनाया था क्योंकि हम बहुत समय तक गुलाम थे भाई। 200 साल की औपनिवेशिक गुलामी के बाद जो है हमको आज़ादी मिली 47 में। और उसके बाद हमारे नीति नियंताओं के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से हम शासन प्रशासन को जनता के तृणमूल स्तर तक पहुंचाया जाए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम बहुत ज़्यादा अपना धन जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे ही, प्रशासनिक संरचना के ही विकास में खर्चा कर देते, तो हमारे जो अन्य सेक्टर्स थे वो उपेक्षित हो जाते। तो इसीलिए हमको सबसे दक्ष तो चाहिए ही थी, सबसे कुशल चाहिए थी और सबसे किफ़ायती चाहिए थी। तो इसीलिए इस मॉडल को अपनाया गया और इसमें वही बताया जा रहा है कि भाई एक सर्टेन प्राधिकार दिए जाते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या लोक सेवक होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो इसी के दायरे में रह करके अपनी चीज़ों का निर्माण करें। हालांकि ब्यूरोक्रेसी मॉडल विकासशील देशों में बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि इनमें लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, स्वयं को जनता का सेवक न मानकर उनका नियंता मान बैठना, कार्य के प्रति प्रतिबद्ध न होना आदि दुष्प्रवृत्तियां जो हैं वो विद्यमान हैं। अब आप दूसरे पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि भले ही ये सबसे दक्ष और किफ़ायती जो है वो प्रणाली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो विकासशील देशों में यह जो है अपने लक्ष्यों से भटकती नजर आ रही है। मतलब अपने जिस उद्देश्य के लिए इसको लाया गया था उस उद्देश्यों में ये सफल नहीं हो पा रही है। तो क्यों नहीं सफल हो पा रही है? तो सबसे पहले आप बता रहे हैं कि लाल फीताशाही की समस्या है इसमें, कि मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए, लोभ के लिए जो है किसी भी चीज़ को रोक के रखना, वही लाल फीताशाही होती है। जैसे सपोज करिए कि आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं और आपको पर्यावरण
को लेकर के क्लियरेंस चाहिए, तो आप पर्यावरण मंत्रालय में इतने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि अब क्या ही कहा जाए। जो कि ये सारी चीज़ों को लेकर के एक सर्टेन टाइम पीरियड में इसके समाधान की भी बात कही गई है, लेकिन वो नहीं की जाती है लोक सेवकों द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम चीज़ें लटकाएंगे तो हमको एक अनुचित लाभ मिलेगा। फिर भ्रष्टाचार की समस्या है, आप देख ही रहे होंगे इस समय ईडी सीबीआई हालांकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही पड़े रहते हैं, लेकिन अगर सही मायने में ये ब्यूरोक्रेट्स की भी जांच करें तो बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, और जब कभी ब्यूरोक्रेट्स के दायरे में आते हैं तो ये वहाँ भी मशीन ही ले जाना पड़ता है रुपया गिनने के लिए। तो ये भ्रष्टाचार के भी द्योतक हैं। फिर स्वयं को जनता का सेवक न मानकर उनका नियंता मान बैठना, मतलब ये कहने को तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट जैसा कुछ व्यवहार नहीं करते। मतलब एक बार अधिकारी बनने के बाद इनको लगता है कि हम जो है हम ही इनके भाग्य विधाता बन गए हैं। फिर काम के प्रति प्रतिबद्ध न होना, ये सब भी गुण हैं। गुण क्या अवगुण है, आदि दुष्प्रवृत्तियां जो हैं वो विद्यमान हैं, जिसके पीछे निम्न कारण है। अब अगर ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं तो अब वो क्यों हैं, तो उसके पीछे का जो कारण है वो आप बताएं। सबसे पहले भारत की जो है वो सांस्कृतिक विविधता, इसके तहत परिवारवाद, रक्त संबंधों को वरीयता, जातीयता आदि ऐसे सांस्कृतिक घटक हैं जो इस संगठन के तार्किकता के अनुरूप जो है वो नहीं है। मतलब चूंकि भारत सांस्कृतिक रूप से बहुत विविध है और यहाँ जाति प्रथा, फिर परिवारवाद में भी भाई भतीजावाद, फिर नातेदारी, ऐसी परिस्थितियों में जो है ब्यूरोक्रेट्स को काम करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि अगर कोई एक ब्यूरोक्रेट्स है तो वो अपने परिवार से विमुख नहीं हो सकता है, अपने समाज से, अपनी जाति से विमुख नहीं हो सकता है, उसको इसी में रह के काम करना होता है। और ऐसे समय में होता क्या है, उसे वैसे वो भी काम करने होते हैं अपने पारिवारिक दबाव में या अपने जाति के दबाव में आकर के, जो सर्वदा अनुचित है। लेकिन चूंकि अब नौकरी के बाद भी रहना उन्हीं के बीच में है तो करना होता है। और यही लोक सेवकों के सामने एक नैतिक दुविधा का प्रश्न भी बनता है कि सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में जो है कैसे संबंधों को जो है वो संतुलित किया जाए। और इसको लेकर के भी मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, एक प्रश्न ही कराया है इस पर, तो आप लोग जो है ज़रूर उसको देखें। तो जब उसको देखेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। अतः ऐसे सांस्कृतिक वातावरण में यह बहुत सफल नहीं हो पाते। सही बात है। आप सोचिए कि अगर उत्तर प्रदेश से आप संबंधित हैं, बिहार से संबंधित हैं, तो वहाँ जातीयता इतनी हावी है कि अगर आप कोई पदाधिकारी हैं तो आप जब जाएंगे तो आपकी जाति के लोग आपसे मिलने के लिए परेशान रहेंगे। उनको ये लगेगा कि हमारे जाति के हैं तो ये हमारा फेवर लेंगे, हमारा काम कर देंगे। भले ही आप बहुत निष्पक्ष तरीके से चीज़ें हों, लेकिन वो प्रभाव आ जाता है। और एक समय के बाद जो भी अधिकारी भी रहते वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रह भी नहीं पाते, क्योंकि उनको भी पब्लिक सपोर्ट चाहिए होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये समस्याएं हैं। तो ये आप एक पॉइंट बता दीजिए। फिर आज के वैश्विक युग में प्रशासन में विकेंद्रीकरण, नागरिक सहभागिता, गुड गवर्नेंस, सूचना का अधिकार आदि मूल्यों का जो है समावेश होना अति आवश्यक है, जबकि ब्यूरोक्रेसी अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर काम कर रही है। मतलब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है अभी वो बाबा आदम के ज़माने पे ही काम कर रही है, जबकि अब स्थितियां बदल गई हैं, दौर बदल गया है। अब तो बहुत ज़्यादा हाईटेक चीज़ें आ गई हैं, एआई का ज़माना आ गया है, चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है। तो इस हिसाब से आपको पेशेवर होना पड़ेगा, कुशल होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, किफ़ायती होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का जब तक आप समावेश नहीं करेंगे तब तक आप सोचिए कि हम जो है गुड गवर्नेंस की अवधारणा को साकार कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके काम की विविधता बहुत बढ़ गई है। और हम अभी हैं कहाँ, जो भी परंपरागत नियम कानून है अभी हम उसी के अनुसार जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी सूचना है हमारे संस्थान का, क्योंकि ऑफिस के लोगों को कहना है कि सर थोड़ा सा प्रमोशन भी करते रहिए। तो प्रमोशन के तहत यही है कि हमारे जो मेंस के बैच चल रहे हैं, और अभी जो है 18 फरवरी से जो है हमारा नया बैच चल रहा है जीएस पेपर 6 से।
तो आप लोग इससे जुड़िए और इसमें जो है प्रत्येक दिन जो है वो 2 प्रश्न दिए जाएंगे। शाम तक आंसर लिख के दिखाना होगा। रात 8 बजे तक आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी और 10 बजे तक इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी दे दिया जाए। देखिए, ये कॉपी चेक हुई है, जो भी कमी है वो आपको बताया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल कमेंट करके छोड़ा गया है, सब बताया गया है कि आपका अगर 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, और फिर इस तरीके से जो है वो मॉडल आंसर आपको दे दिया गया है। तो इसके माध्यम से होगा क्या कि यदि आप हमारा फुल बैच ज्वाइन करते हैं तो करीब करीब 500 प्रश्नों का इस तरीके से मॉडल आंसर आपके पास होगा, प्रत्येक टॉपिक से होगा। और यदि आप कोई भी एक पेपर ज्वाइन करते हैं तो करीब करीब 80 से 90 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे। तो सोचिए कि कितना सहज रहेंगे मुख्य परीक्षा में। और अधिक जानकारी के लिए 73303307 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे इसको। फिर वर्तमान में ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्रता, समानता एवं त्वरित न्याय की अवधारणा के अनुरूप जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी पुराने नियम ही प्रभावी हैं जिनके निर्देशन में इन्हें कार्य करना होता है। मतलब आप इस पॉइंट के माध्यम से बता रहे हैं कि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नवोन्मेष लाना भी चाहते हैं, उनके साथ समस्याएं ये हैं कि वो चाह करके भी कुछ बेहतर नहीं कर पाते, क्योंकि वो अभी भी जो सेटअप बना हुआ है, जो चीज़ें हैं वो पुरानी ही परंपराओं पे आधारित है। और यदि आप थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाएंगे तो आपको जो है आपके सीनियर्स ही डपट देंगे कि बड़े आए हो, मतलब सुधार करने के लिए हम लोग क्या मर गए हैं, या जो हम लोग की गाइडलाइन है, या जो हम लोग जिस तरीके से काम किए उसमें क्या कमी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से जैसे न्यायपालिका में देखिए, न्यायपालिका में इतने ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सब जगह मुकदमों का भंडार लगा हुआ है, लेकिन वहाँ भी त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी कोई भी केस चल रहा है तो वो इतनी लंबी प्रक्रिया में वो चीज़ें हो रही हैं। कभी अभियोजन का पक्ष जो है उपस्थित नहीं है तो कभी दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं है, कभी साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, और साक्ष्यों को भी जुटाने का वही परंपरागत तरीका। मतलब अब तो इतनी हाईटेक चीज़ें आ गई हैं तो आप उसका भी उपयोग करिए। और एक संतोष की बात यह है कि अब अदालतें जो हैं कुछ कुछ चीज़ें उसको अपना रही हैं, और इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हुए जो है वो लाइव चीज़ों को अपना दिखा रही है, वो सबके समक्ष रख रही है, अपने जजमेंट ला रही है। तो प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो काफ़ी पीछे है, तो इस दिशा में भी काम होना चाहिए। अतः उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इनमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे लोकोन्मुखी प्रशासन। मतलब ये जो सीमाएं हैं तो इनके समाधान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आज के वैश्विक युग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम विश्व गुरु मतलब जो भारत विश्व को लीड करने की जब बात करें तो और भी चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं। और उसमें सबसे पहला है कि लोकोन्मुखी प्रशासन, मतलब हम जो है लोक मतलब नागरिक केंद्रित जो है प्रशासन दे सके। मतलब प्रशासन आपके द्वार की जो संकल्पना है उसको पूरा कर सके कि हर व्यक्ति को बहुत सहजता से सारी प्रशासनिक सुविधाएं मिल सके। फिर जो सुविधाएं मिले वो कैसे मिले, तो पारदर्शी तरीके से हो, मतलब वो एकदम निष्पक्ष हो और पारदर्शी हो। जैसे अगर कोई भी सरकारी टेंडर ही निकल रहा है तो वो एकदम पारदर्शी तरीके से हो। और इस समय सरकारें जो है ई टेंडर की दिशा में प्रयास भी कर रही हैं। जो ऑक्शन प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाया भी गया है। फिर प्रतिबद्धता हो कि मतलब किसी भी काम को करने का जो है वो एक टाइम पीरियड हो, इसमें करना है और वो प्रतिबद्ध तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि ठीक है कर लेंगे, ये वाली संस्कृति नहीं होनी चाहिए, इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। फिर समानता, न्याय, स्वतंत्रता के मूल्यों के अनुरूप प्रबंधकीय कौशल का जो है वो विकास हो। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के मूल्यों को समझें और अपने अंदर उसको मेंटेन करने वाले जो प्रबंधकीय गुण होते हैं, जो मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, उसको डेवलप करें। और आप देख रहे होंगे कि आपकी परीक्षा में जो एथिक्स का पेपर लाया गया है उसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही है। इसीलिए इसी को मेंटेन करने का प्रयास एथिक्स के पेपर के माध्यम से है। फिर ट्रेनिंग में तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो
ये प्रयास हो भी रहे हैं। फिर विकास की मांगों के अनुरूप त्वरित प्रबंधन करना, मतलब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको त्वरित जो है उसको अवेलेबल कराया जाए। अगर कहीं भी इंडस्ट्री लगनी है तो आधारभूत संरचनाओं का जो है वो रोड में बल्कि आप पहले बना लीजिए। मतलब अगर आपको औद्योगिकरण करना है तो आपको सड़क, ऊर्जा, परिवहन, ये सारी व्यवस्था जब आप किए रहेंगे तभी उद्योग धंधों का विकास हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर नौकरशाही की क्षेत्रवादी कार्य संस्कृति को बदलकर लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति का विकास, मतलब जो नौकरशाह में जो भाई भतीजावाद, जो क्षेत्रवाद की जो भावना है, मतलब जो संकुचित भावना है, मतलब एक क्षेत्र विशेष तक जो सीमित है वो हटाने की ज़रूरत है और उसको व्यापक स्तर पे बनाने की ज़रूरत है, जिसमें एक तरीके से पूरे भारत की संकल्पना हो, पूरे भारत के विकास की बात हो। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन परिवर्तनों के माध्यम से ही समावेशी एवं सतत विकास की जो अवधारणा को जो है वो सफल बनाया जा सकता है, जिससे जन भागीदारी को बढ़ाया जा सके एवं जनता का शासन प्रशासन में विश्वास बढ़े। देखिए, निष्कर्ष में आप बता रहे हैं कि अगर ऐसे प्रयास करेंगे तो जनता का जो है वो शासन प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती भी है। किसी भी शासन प्रशासन की उपयोगिता तभी होती है कि जब उसमें जन भागीदारी हो और जनता को लगे कि नहीं, ये हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारे लोगों का शासन है। तो ये तभी हो सकता है कि जब हम ये सब चीज़ों को जो है नौकरशाही में अपनाएंगे। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से आपको जो है न केवल एक मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि आपको भूमिका कैसे लिखनी है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, इसको भी करने में आपको सहूलियत हुई होगी। तो चलिए, ये कुछ लिंक्स हैं, आप लोग इसे भी देखें। ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ आपकी परीक्षा से बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क दी जाती हैं परीक्षा से संबंधित। ये हमारे यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल और समृद्धि आईएएस का यूट्यूब। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंटेंट हैं जिसे आप देखें और इसका लाभ उठाएं। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पर संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। और आप लोगों के लिए एक और सूचना है कि यदि आप लोग चाहें, किसी भी टॉपिक पे आपको लगे कि सर जो है वो छूट रहा है या हमारा कमज़ोर है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें मेरे नंबर पे 9971719417। हम उस टॉपिक पे जो है ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर कुछ जानकारी भी चाहिए, कुछ पूछना भी हो, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। बस टाइमिंग यही रहेगी, शाम को 7 से 7:30 या 8। मतलब ये नहीं है कि जब भी आप फ़ोन करेंगे तो हम उठा लेंगे, क्योंकि हम भी वर्क करते हैं, किसी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी समय हम फ्री होते हैं। तो आप जो है इस समय आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए उतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।